नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। और आज का टॉपिक है कुछ मीठा हो जाए। ये टॉपिक मुझे बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैंने जब इस टॉपिक के बारे में सोचा है, मैं हर बार खुद में ही गुम हो जाता हूँ, ये सोचकर कि लोग बूढ़े हो जाते हैं तब कहीं जाकर प्रैक्टिकल जीवन की कुछ समझ आती है, थोड़ी सी अकल आती है। पर वो अकल कितनी देर बाद आई? तब जब सारा जीवन बीत गया, अब करने को कुछ ना रहा, जीवन का असली मज़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि उम्र बीत गई। शरीर में अब वो दमखम नहीं, वो लोच नहीं, वो फुर्ती नहीं। मन अभी भी बच्चा है पर शरीर बिल्कुल कच्चा है। इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे, पर पहले ये सोचिए कि हमारी रिटायरमेंट की उम्र क्या है और आपके ख्याल से रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए? आपके ख्याल से क्या होनी चाहिए रिटायरमेंट की उम्र? मुझे खुशी होगी अगर आप में से कोई 2-4 लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उम्र लिखें जो आपके ख्याल से रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। कोई भी 2-4 लोग, जब आपका दिल करे आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि रिटायरमेंट की उम्र आपके ख्याल से क्या है या क्या होनी चाहिए। बहुत से लोगों का भारत में ख्याल ये है कि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल पर होनी चाहिए। 60 इज़ दी एवरेज एज जिसको लोग मानते हैं कि इसके बाद आदमी रिटायर हो जाता है या रिटायर हो जाना चाहिए। पर रिटायरमेंट की असली उम्र 40 साल होनी चाहिए। तब जब शरीर में दम होता है, एनर्जी होती है, तो बच्चे तब तक कुछ बड़े हो चुके होते हैं। तब आपके पास पैसा होना चाहिए, फ्री टाइम होना चाहिए, ताकि आप वर्ल्ड टूर पे जा सकें, जीवन का आनंद उठा सकें, दुनिया देखें, नया सीखें, नया करें। अगर आपके पास अपने मनोरंजन के लिए पैसा नहीं है और साथ में टाइम नहीं है, तो आप जीवन का पूरा मज़ा नहीं ले रही। फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग में। हम शुरू से ही सीखते हैं कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करना है और 60 की उम्र में रिटायर हो जाना है। बच्चे क्या सोचते हैं? बड़ा हो जाऊंगा तो मज़े करूंगा। बड़े होकर सोचते हैं कि जॉब लग जाएगी तो मज़े करूंगा। जॉब के शुरू के साल मेहनत के होते हैं, तब सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो मज़े करूंगा। और शादी हो जाती है तो बल्कि खर्चे बढ़ जाते, तो शादी हो जाए तो बल्कि खर्चे और बढ़ जाते हैं। और जब तक कुछ समझ में आए, घर में चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं। बहुत खुशी होती है, लेकिन खर्चे बढ़ जाते हैं। प्रमोशन हो जाती है या नई नौकरी मिल जाती है तो कार ले लेते हैं, घर ले लेते हैं या बड़ा घर ले लेते हैं, और EMI शुरू हो जाती है। फिर बच्चों की पढ़ाई, सेटलमेंट, शादी, और फिर लगता है कि रिटायर होंगे तो मन की करेंगे, रिटायर होंगे तो मन की करेंगे। पर तब तक सिर्फ मन ही रह जाता है, शरीर तो खोखला हो चुका होता है। अब इसी पर थोड़ा और सोचते हैं। बहुत से लोग जो जॉब में जाते हैं उनकी इंक्रीमेंट लगती है और तनख्वाह बढ़ जाती है, प्रमोशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी वही कर रहे होते हैं जो जॉब के पहले साल में करते थे। कुछ नया नहीं सीखा तो कुछ नया करने का मौका भी नहीं है, मन भी नहीं है कुछ नया करने का, और ज़िंदगी बस चल रही है। कुछ भी नया नहीं। रोज़ उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं और आकर बीवी को अपने साथियों की शिकायतें करते हैं। बीवी बेचारी हाँ हूँ करती रह जाती है
या ये कहती कि आप छोड़ दीजिए ये सिर दर्द। ये जॉब सिर दर्द है। सिर दर्द है तो आगे क्या, उसके बाद क्या, किसी को कुछ पता नहीं, न बीवी को न मियाँ जी को, और जीवन चलता रहता है। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये भजन गाते हैं। कौन सा भला? इनका भजन है रघुपति राघव राजा राम। आप सबने सुन रखा है ना? तो सोचिए इसकी अगली लाइन क्या होगी, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। मैं फिर कहता हूं, रघुपति राघव राजा राम, पूरी सैलरी आधा काम। जी हाँ, पूरी सैलरी आधा काम। ये बस इतना ही काम करना चाहते हैं कि नौकरी बची रहे, बस बची रहे नौकरी, फालतू कुछ नहीं। इसलिए इनका जीवन बस घिसटता चलता है। ऐसे लोगों के साथ एक और गड़बड़ हो सकती है, जो अभी हुई है कईयों के साथ। शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम हो कि जेट एयरवेज की फाइनेंशियल हालत जब खराब थी तो 16,000 लोगों की नौकरी चली गई थी। बहुत बड़ी खबर बनी थी मीडिया में। ये अप्रैल 2019 की बात है, पेंडेमिक से पहले की बात है। खूब शोर मचा था, कर्मचारी हाय हाय कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनकी सैलरी बहुत बढ़िया थी। एयरलाइन में सैलरी बढ़िया होती है, जीवन ऐश भरा था, लेकिन खर्चे इतने थे कि बचत ज़ीरो थी। और नौकरी जाने के बाद किसी को ये पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होगा। जब आप जॉब में हैं तो पोजीशन है, पैसा है, इज्जत है, पर साथ में घमंड भी है। लेकिन आपने उस जॉब से बाहर क्या हो रहा है उसका कुछ पता नहीं है। कुछ और सीखने की न कोशिश है न ज़रूरत। इसलिए नौकरी में रहते हुए तो उसी इंडस्ट्री में किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है क्योंकि आप बार्गेन कर सकते हैं, सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। पर अगर नौकरी छूट गई हो तो फिर जय राम जी की। पावर गई, नेगोशिएशन की लग्जरी गई, जो मिला उसी में गुजारा करना पड़ा, या बेरोजगार रह गए। हर बड़ी कंपनी ले ऑफ करती है, शोर मचता है, मीडिया में खबरें आती हैं, पर होता कुछ नहीं। पिंक स्लिप मिलती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब ज़रा इस कोरोना की बात करते हैं। मैं वो बता रहा हूं जो मीडिया में छपा है, पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी। 3 जुलाई 2021 यानी इसी साल की 3 जुलाई की रिपोर्ट है ये। कोरोना के कारण इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्त वर्ष के शुरू के 2 महीनों यानी अप्रैल और मई 2021 में ही 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। इनमें से ज़्यादातर लोग खूब पढ़े लिखे थे, अच्छी सैलरी थी, शानो शौकत थी, पर नौकरी गई तो सड़क पर आ गए। क्यों होता है ऐसा? मैंने शुरू में ही कैडबरीज की बात की थी ना, यानी पब्लिसिटी तब भी करो जब कोई ज़रूरत ना हो। जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, समझदार लोग हैं, वो अपनी स्किल अपग्रेड करते रहते हैं जब वो जॉब में होते हैं। जब जीवन ठीक ठाक चल रहा होता है तब वो स्किल अपग्रेड कर लेते हैं ताकि प्रमोशन होती रहे। और अगर कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ जाए या वैसे ही पिंक स्लिप मिल जाए तो परेशानी ना हो, उनके पास भी बैकअप रहे। इसलिए अगर आप खुद जॉब में हैं या आपके जीवन साथी जॉब में हैं या बच्चे जॉब में हैं, तो एक ही बात याद रखिए कि स्किल अपग्रेडेशन में कंजूसी नहीं करनी। स्किल बढ़ानी है, डाइवर्स स्किल सेट रखना है। उदाहरण के लिए, बाय द वे, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं और कोरोना के कारण सारे होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, फूड कोर्ट बंद हो गए, तो आप क्या करेंगे? क्या अल्टरनेटिव है आपके पास? तो कुछ ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपको बेरोजगारी का डर ना हो। ये डर ना हो कि EMI कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, मकान का किराया कैसे देंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी दे रहा हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा, जीवन की असलियत बता रहा हूँ।
कि हमें तैयारी क्या रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आए तो हम उनसे पार पा सकें। खुशियों के लिए, आनंद के लिए आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए, और वो 5 चीज़ें हैं। पहला है पैसा, एक्स्ट्रा मनी। दूसरी है सेहत। तीसरा है टाइम। चौथा है परिवार। और 5वां है सच्चे दोस्त। सभी की इम्पोर्टेंस इक्वल है, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, और हर आदमी की अपनी सिचुएशन के मुताबिक इनका ऑर्डर बदल भी सकता है, क्रम बदल सकता है। इसलिए मैं इन्हें किसी खास ऑर्डर में नहीं रख रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें जीवन में इम्पॉर्टेंट हैं। इनका ध्यान रखिए। जो भी जीवन में इम्पॉर्टेंट है उसके लिए एक्शन आज लीजिए। सेहत बनानी है तो सैर पर जाइए, रिलेशनशिप बनानी है तो फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, जाकर मिलिए, हाल चाल पूछिए। वो आज कीजिए, अभी कीजिए। इंतज़ार क्यों करना, फिर टाइम कब मिलेगा? आज ही कीजिए ना, अभी कीजिए। मैं जब तक जीवित हूँ ये लाइव सेशन भी तभी तक चलेंगे। मैं गया तो मेरे लाइव सेशन बंद, इसके फिर कोई मायने नहीं होंगे। जब कोई संकट नहीं है और समय भी है तो आज जिसे आप फॉरवर्ड करेंगी इस सेशन का लिंक, वो आज फ़ायदा उठा सकेगा, और कोई भी संकट आने से पहले ही संकट के मुकाबले के लिए तैयार भी होगा। आपने अगर बीज डाला तो पेड़ बना, पेड़ बना तो फल मिले, छाया भी मिली और ताज़ी शुद्ध हवा भी मिली। फल खाकर जो बीज निकले, अगर आपने उन्हें फिर बीज दिया तो और पेड़ लगेगा, ज़्यादा फल लगेंगे, ज़्यादा बड़ी जगह पर छाया मिल सकेगी, हवा की ताजगी और बढ़ेगी, पॉल्यूशन और कम होगा। और अगर आप ये काम जारी रखें तो जब भी फल खाएं तो बीज फेंकें नहीं, उसे बीज दें, तो पेड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी, वो बाग बन जाएगा। आज हम कैडबरीज की बात बार बार करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन है जो हमारे जीवन के हर फील्ड में लागू होता है। तो आज ये काम कीजिए कि उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए जो आपको प्यारे हैं, जिनसे आप रिलेशन रखना चाहती हैं। उनको फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, जाकर मिलिए, हाल चाल पूछिए, बातचीत करती रहिए। बातचीत करने के लिए कोई कारण, कोई बहाना नहीं चाहिए, बस फ़ोन उठाइए और कॉल लगा दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो रिलेशन कितना और बढ़िया हो गया, कितनी सुगंध आ गई उसमें। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। छोटे से गांव में एक ज़मींदार परिवार था जिसमें 2 भाई थे सगे। साथ साथ मकान था दोनों का। मकान अलग अलग थे ताकि सुविधा रहे, पर दोनों में प्रेम बहुत था और दोनों परिवार जिधर मर्जी बैठकर खाना खा लेते थे। मेहमान अगर कोई आ जाता था तो जिधर मेहमान बैठा होता उसी तरफ दोनों परिवार इकट्ठे हो जाते। बच्चों के सारे खिलौने कॉमन थे, जिसका जिधर दिल होता उधर ही सो जाता, कोई फ़र्क नहीं था। बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में कुछ कहासुनी हो गई, दिल में फांस आ गई। उसके बाद दोनों भाइयों में बोलचाल बंद हो गई। कुछ हफ्ते गुजर गए, बच्चों का एक दूसरे के तरफ आना जाना भी बंद हो गया। उसके बाद एक दिन जब बड़ा भाई सवेरे उठा तो उसने देखा कि छोटे भाई ने दोनों मकानों के बीच में एक खाई खोद दी है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक कारपेंटर को बुलाया और उसे कहा कि यहाँ एक लकड़ी की ऊंची बाड़ बना दो ताकि मुझे हर रोज़ अपने भाई का मनहूस चेहरा देखने से छुटकारा मिल सके। कारपेंटर ने पैमाइश की और दोनों ने बाजार जाकर ज़रूरी सामान खरीद लिया। इसके बाद कारपेंटर काम पर लग गया और बड़ा भाई अपने खेत पर चला गया। सारा दिन कारपेंटर अपने काम पर लगा रहा, एक एक पैमाइश चेक करता रहा, फट्टे काटता रहा, और जब उसने काम ख़त्म किया तो शाम हो चुकी थी। उसने काम ख़त्म किया ही था कि दोनों भाई अपने अपने खेतों से घर वापस आए, और जो कारपेंटर ने किया था उसे देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कारपेंटर ने बाड़ बनाने के बजाय, फेंस बनाने के बजाय उस खाई पर पुल बना दिया था और उसके दोनों तरफ मजबूत रेलिंग लगा दी थी ताकि कोई बच्चा भी ना गिर जाए। पुल देखकर दोनों की आंखें भर आई।
और दोनों भाई बाहें फैलाकर आगे बढ़े। पुल के बीचों बीच दोनों मिले और गले लग गए। कैडबरीज को याद कीजिए, जिंदगी को मीठा कीजिए, बाढ़ नहीं पुल बनाइए। आइए इस संडे कुछ मीठा हो जाए। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव के सेशन का आज का टॉपिक कुछ मीठा हो जाए अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।